Hello students, welcome back to the class. In our last lecture we have completed the discussion about the catabolism of a protein and amino acid. ठीक है, उसके बारे में हमने सब डिस्कशन कंप्लीट किया था. From this lecture we are going to discuss about the catabolism of fatty acid. Okay, third macromolecule that is important in the nutrition of any organism. So फैटी एसिड का कैटाबोलिज्म होकर उसमें से किस प्रकार एनर्जी का प्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो बेसिकली इन दिस वी हैव टू डिस्कस द टू मैकेनिज्म्स. ओके, फर्स्ट इज द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड. ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन इज वन मैकेनिज्म फॉर द फैटी एसिड ब्रेकडाउन की पूरा का पूरा जो पाथवे है उसे क्या कहते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन. ठीक है, जिस प्रकार टीसीएस साइकिल है या फिर एम्डेन मेयर ऑफ पाथवे. ठीक है, ये सब जो पाथवे है उसी तरह से फैटी एसिड के ब्रेकडाउन का जो पाथवे है उसे क्या कहते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. सो उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट वन पर्टिकुलर फैटी एसिड दैट इज़ द पामिटिक एसिड. ओके, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पामिटिक एसिड उसके बारे में हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे. ठीक है, so first of all beta oxidation of fatty acid. The chemoorganotrophic microorganisms frequently use the lipid as the energy source. Okay, chemoorganotropes यानी कि जो ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स यानी कि लाइक फैटी एसिड लिपिड उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करेंगे. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो है वो लिपिड को फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं एज द एनर्जी सोर्स. सो लिपिड को एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ करने के लिए जो भी लिपिड के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसका ब्रेकडाउन होकर उसमें से एनर्जी का प्रोडक्शन होना ज़रूरी है. ठीक है, सो बीटा ऑक्सीडेशन यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी. ठीक है, सो फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होके उसमें से एनर्जी का प्रोडक्शन होगा बेसिकली. सो कॉमन एनर्जी सोर्सेस. ओके, एज द लिपिड में भी कौन से ऐसे मोलिक्यूल्स है जो कॉमन एनर्जी सोर्स के रूप में वर्क करते हैं, तो वो है ट्राइग्लिसराइड्स और ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल. ओके, इट इज़ वन मोलिक्यूल अ कॉमन एनर्जी सोर्स इन द लिपिड मोलिक्यूल में से एक कॉमन है ट्राइग्लिसराइड और द ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर ह्यूमन या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एज ए एनर्जी सोर्स वर्क करता है. ठीक है, लिपिड में से भी एक कॉमन लिपिड है जो एनर्जी सोर्स के रूप में मोस्टली वर्क करेगा. सो वो कौन सा है, ट्राइग्लिसराइड्स और द ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल. ओके, इट इज़ द एस्टर ऑफ द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. यहाँ पर नीचे स्ट्रक्चर दिया गया है ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल का, आप देख सकते हैं. ओके, ये क्या है, एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर लेफ्ट साइड पर दिया गया है. ठीक है, इट इज़ अ 3 कार्बन स्ट्रक्चर. उसके पास 3 OH ग्रुप है, 3 कार्बन है. ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है, उसे क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल. एंड जो राइट साइड है उसमें फैटी एसिड का कॉमन स्ट्रक्चर दिया गया है. ठीक है, बेसिकली फैटी एसिड क्या है, एक लॉन्ग कार्बन चेन होगी उसमें एंड उस कार्बन चेन के एक एंड पर COOH ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा. ठीक है, सो ऐसा स्ट्रक्चर बेसिकली फैटी एसिड का होगा. एंड द ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल इज द एस्टर ऑफ दिस ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. दोनों का एस्टर है यानी कि एस्टर बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होगा. ठीक है, COO लिंकेज के थ्रू जो भी बॉन्ड फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड. आप यहाँ पर देख सकते हैं एस्टर लिंकेज दिखाया गया है कि COOR1. ओके, ऊपर जो COOR1 दिया गया है, R1 इज फॉर दी फर्स्ट फैटी एसिड. ओके, वन फैटी एसिड मोलिक्यूल R1 ये क्या है कि कार्बन की चेन होगी पूरी की पूरी फैटी एसिड में जो है वो. एंड COOH ग्रुप उसका यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है. ठीक है, एस्टर बॉन्ड फॉर्म करने के लिए. एंड CH2O इज द कंपोनेंट ऑफ द ग्लिसरॉल. ओके, ग्लिसरॉल का कंपोनेंट है. जो ग्लिसरॉल का फर्स्ट कार्बन है CH2OH, उसके पास OH ग्रुप है, उसका हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह पर क्या होगा, जो फैटी एसिड है वो बाइंड होगा. ठीक है, सो अगर एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ बाउंड है तो उसे क्या कहेंगे, मोनोअसाइल ग्लिसरॉल.
उसी प्रकार 2 है तो डाइएसाइल ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ग्लिसरॉल के साथ बाइंड हुए हैं, ठीक है। तीनों OH ग्रुप है उसको रिप्लेस करके वहाँ पर जो फैटी एसिड बाइंड हुए हैं, ठीक है। सो दिस मॉलिक्यूल दैट इज फॉर्म्ड बाय फैटी एसिड बाइंडिंग इज नोन एज द ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ओके। एंड ये एस्टर लिंकेज भी याद रखना कि ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड दोनों के बीच में एस्टर लिंकेज फॉर्म होता है। दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड बाय द माइक्रोबियल लाइपेजेस, ओके। लाइपेज इज द एंजाइम विच कैन लाइज दिस एस्टर लिंकेज, और ग्लिसरॉल फैटी एसिड दोनों को अलग अलग कर सकता है, ठीक है। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को हाइड्रोलाइज करके उसमें से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल दोनों को अलग अलग कर सकता है। द एंजाइम कौन सा? लाइपेज, ओके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइपेज एंजाइम है वो ये काम करेगा हाइड्रोलिसिस का, कि वो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो हमने एज अ फूड कंज्यूम किया है, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ने एज अ एनर्जी सोर्स उसे कंज्यूम किया है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को, उसका ब्रेक डाउन करके उसमें से ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड दोनों का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम लाइपेजेस। सो यहाँ पर बेसिकली ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, उसमें से ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड दोनों का फॉर्मेशन हुआ। नाउ ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म हुए हैं उसका क्या होगा आगे? तो ग्लिसरॉल विल बी फॉस्फोराइलेटेड एंड ऑक्सीडाइज्ड टू द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ओके। ग्लिसरॉल में से किसका फॉर्मेशन होगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ओके। फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन होगा एंड फाइनली डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यानी कि DHAP धाप, ओके, उसका फॉर्मेशन होगा। एंड ये नाम सुनकर आपको याद आ ही गया होगा कि ये जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इट इज़ द इंटरमीडिएट ऑफ द एम्डेन-मेयरहोफ पाथवे, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस का जो हमने एम्डेन-मेयरहोफ पाथवे डिस्कस किया था फर्स्ट पाथवे, उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होती है, ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। सो यहाँ पर ग्लिसरॉल में से जो DHAP फॉर्म हुआ है इट कैन बी कैटाबोलाइज्ड इन दी एम्डेन-मेयरहोफ पाथवे, ठीक है। वो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में एंटर करके वहाँ पर उसका पूरा डिग्रेडेशन हो सकता है, ठीक है। एक बार कोई मेजर पाथवे का इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाए तो वो फिर उस पाथवे के थ्रू उसका पूरा का पूरा डिग्रेडेशन हो जाएगा, ठीक है। सो ग्लिसरॉल में से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का जनरेशन होगा and this dihydroxy acetone phosphate will be further catalyzed by the Embden-Meyerhof pathway enzymes, okay. Now the fatty acid, okay, ग्लिसरॉल का तो हो गया कि वो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में एंटर कर जाता है तो वहाँ पर पूरा का पूरा ब्रेक डाउन होकर उसमें से ATP का जनरेशन हो जाएगा, ठीक है। नाउ द सेकंड मॉलिक्यूल इज फैटी एसिड। फैटी एसिड का क्या होगा? फ्रॉम द ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल एंड अदर लिपिड्स, ओके। यहाँ पर फैटी एसिड जो है वो सिर्फ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में से ही जनरेट नहीं होता, ठीक है। जो भी लिपिड मॉलिक्यूल है अलग अलग स्ट्रक्चर हो गए लिपिड के, तो उन सब में फैटी एसिड प्रेजेंट होगा। सो लिपिड मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होकर उसमें से फैटी एसिड फॉर्म होता ही है, ओके। सो जो भी फैटी एसिड का फॉर्मेशन हुआ है इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड इन द बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे आफ्टर द कन्वर्जन टू द कोएंजाइम ए एस्टर्स, ओके। सो यहाँ पर बेसिकली फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म किस प्रकार होता है वो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। ग्लिसरॉल का तो डिस्कस कर लिया कि DHAP में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर जाता है। बट फैटी एसिड है वो बीटा ऑक्सीडेशन के पाथवे के थ्रू उसका पूरा का पूरा डिग्रेडेशन होगा, ठीक है। एंड आफ्टर कन्वर्जन टू द कोएंजाइम ए एस्टर यानी कि फैटी एसिड के साथ कोएंजाइम ए उसके साथ अटैच होकर एक एस्टर फॉर्म होगा, ठीक है। एंड उसके बाद फैटी एसिड का ब्रेक डाउन होगा। सो बेसिकली फैटी एसिड का ब्रेक डाउन होने के लिए उसे कोएंजाइम ए के साथ अटैच्ड होना जरूरी है। एंड दिस टाइप ऑफ द फैटी एसिड इज नोन एज द फैटी असाइल CoA, ठीक है। कोएंजाइम ए जिसके साथ जुड़ा हुआ है ऐसे फैटी एसिड को क्या कहेंगे? फैटी असाइल CoA, ठीक है। सो बीटा ऑक्सीडेशन का पाथवे किसके साथ स्टार्ट होगा? कौन से मॉलिक्यूल के साथ? फैटी असाइल CoA, क्लियर। सो दिस इज द पाथवे फॉर द बीटा ऑक्सीडेशन
यू कैन सी सबसे ऊपर क्या है, फैटी असाइल कोए, जिसके साथ बीटा ऑक्सीडेशन का पाथवे स्टार्ट होता है। ठीक है, सो फाइनली यहाँ पर एक पूरी की पूरी साइकिल दिखाई गई है। फैटी असाइल कोए से स्टार्ट होगा एंड इट विल बी डिग्रेडेड इनटू द इनोइल कोए। सबसे पहले फैटी असाइल कोए में से किसका फॉर्मेशन होगा, इनोइल कोए। ठीक है, एंड एंजाइम इज द असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। सो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन है उसका रिमूवल होगा एंड हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में भी कोई मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा। सो यहाँ पर FAD फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में वर्क करेगा एंड जो भी फैटी एसाइल कोए में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, सो FAD में से FADH2 का जनरेशन होता है इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन। ओके, कौन सा एंजाइम इस स्टेप को कैटालाइज करता है, असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। ओके, असाइल कोए वो क्या दर्शाता है कि सब्सटेंस। ओके, फैटी असाइल कोए का डिग्रेडेशन हो रहा है, सो असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज एंड उसमें से क्या फॉर्म होगा, इनोइल कोए, ट्रांसडेल टू इनोइल कोए। नाउ अभी क्या हुआ देखिए, यू कैन सी डिहाइड्रोजिनेज यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, सो अल्फा बीटा कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, फैटी एसिड में से जो यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है उसके बाद क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो जो हाइड्रोजन रिमूव हो गया है उसके जगह पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। ओके, अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। नाउ नेक्स्ट एंजाइम इज द इनोइल कोए हाइड्रेटेज। ओके, हाइड्रेटेज यानी कि H2O यहाँ पर ऐड होगा, वाटर मॉलिक्यूल है उसका एडिशन होगा, सो इट इज़ नोन एज द हाइड्रेटेज। ओके, सो इनोइल कोए जो सब्सटेंस है इंटरमीडिएट है उसमें H2O का एडिशन हो रहा है। ठीक है, सो द एंजाइम इज द इनोइल कोए हाइड्रेटेज एंड जो प्रोडक्ट फॉर्म हुई है वो क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोए। ओके, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोए, यू कैन सी H2O ऐड हो रहा है, जो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ था फर्स्ट स्टेप में वहाँ पर यहाँ पर H2O का एडिशन होगा। ठीक है, H प्लस एक कार्बन के साथ अटैच होगा, दूसरे कार्बन के साथ OH माइनस का अटैचमेंट होता है, जो फाइनली फॉर्म हुआ वो क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी असाइल कोए। ओके, नाउ द नेक्स्ट एंजाइम इज द L हाइड्रोक्सी असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। अगेन डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आया, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में कोई मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो हाइड्रोक्सी असाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोक्सी असाइल कोए में से डिहाइड्रोजिनेशन की रिएक्शन होती है। ठीक है, उसके अंदर से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए। So again NAD plus will work as the hydrogen acceptor in this step. So NAD plus में से NADH का फॉर्मेशन होगा एंड हाइड्रोक्सी असाइल कोए में से बीटा कीटो असाइल कोए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कहाँ से रिमूव हुए, बीटा कार्बन के ऊपर से ही दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड एक OH ग्रुप है उसका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। सो वहाँ पर कीटोन ग्रुप ही प्रेजेंट रहेगा, इट इज़ नोन एज द बीटा कीटो असाइल कोए। ओके, नाउ डिग्रेडेशन स्टेप आता है और वी कैन से दैट यहाँ पर ब्रेक डाउन का स्टेप है। ठीक है, बीटा कीटो असाइल है उसमें से थायोलेज एंजाइम के थ्रू 2 कार्बन मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, एज अ एसिटाइल कोए के रूप में 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो फाइनली फॉर्म हुआ वो वापस से क्या फॉर्म हो जाएगा, फैटी असाइल कोए। बट जो स्टार्टिंग का फैटी असाइल कोए था उससे यहाँ पर 2 कार्बन कम हो गए। ठीक है, शॉर्टन्ड बाय द 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 2 कार्बन एसिटाइल कोए के रूप में रिलीज हो चुके हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर एक कोए SH की भी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, कोए एंजाइम A रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि
जो फॉर्म हो रहा है वो भी फैटी एसाइल को है एंड जो रिलीज हुआ है वो भी एसिटाइल को है। सो यहाँ पर बेसिकली दो एसिटाइल को ए मोलिक्यूल्स की, दो को एंजाइम ए मोलिक्यूल्स की रिक्वायर्ड होगी। सो एक कीटोएसाइल को ए के पास है कोएंजाइम ए एंड दूसरा कोएंजाइम ए है वो फैटी एसाइल को ए के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। सो द एंजाइम विच कैटालाइजेस दिस ब्रेकडाउन इज थायोलेज। बीटा कीटोएसाइल को ए में से थायोलेज एंजाइम के थ्रू दो कार्बन मोलिक्यूल्स एसिटाइल को ए के रूप में रिलीज हो जाएंगे एंड वापस से फैटी एसाइल को ए का फॉर्मेशन होगा। बट ये जो फैटी एसाइल को है वो 2 कार्बन कम होगा। ठीक है। उसमें अगर 18 कार्बन का फैटी एसिड है तो उसमें से इस स्टेप में जो फैटी एसाइल को ए फॉर्म होगा वो 16 कार्बन वाला ही होगा। क्लियर। नाउ दिस फैटी एसाइल को ए विल अगेन एंटर इनटू द बीटा ऑक्सीडेशन स्टेप्स। ओके, रिपीट होता है पूरा का पूरा पाथवे एंड एक एक साइकिल में 2-2 कार्बन एसिटाइल को ए के फॉर्म में रिलीज होते जाएंगे। ठीक है। सो द बीटा ऑक्सीडेशन विल प्रोसीड अंटिल ओनली 2 कार्बन यूनिट्स रिमेन। ओके, ये पाथवे, ये पूरी की पूरी साइकिल कब तक होगी? जब तक यहाँ पर जो फैटी एसाइल को ए फॉर्म हुआ है, ठीक है, पाथवे के एंड में शॉर्टन्ड बाय द 2 कार्बन्स वाला जो फैटी एसाइल को ए फॉर्म हुआ है वहाँ पर सिर्फ 2 कार्बन यूनिट बचेंगे, तब तक ये पूरे की पूरी साइकिल रिपीट होती रहेगी। ओके। So in this pathway the fatty acids are shortened by the 2 carbons with each turn of the cycle। साइकिल एक बार चलेगी तो 2 कार्बन शॉर्टन हो, फैटी एसिड के 2 कार्बन रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, फैटी एसिड 2 कार्बन छोटा हो जाएगा। फिर दूसरी बार साइकिल चली तो वापस से फैटी एसिड है वो 2 कार्बन छोटा हो जाएगा। ठीक है। एंड द 2 कार्बन यूनिट्स आर रिलीज्ड एज द एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए के रूप में 2 कार्बन रिलीज हो रहे हैं। ठीक है। सो 2 कार्बन जो फैटी एसिड छोटा हो रहा है उसमें से 2 कार्बन जो किसके रूप में रिलीज हो गए? एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए अगेन इट इज़ द इंटरमीडिएट ऑफ द टीसीए साइकिल और स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ द टीसीए साइकिल, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है। एसिटाइल को ए से टीसीए साइकिल का स्टार्टिंग होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके। सो अगर हमें जो भी फैटी एसिड है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन करना है और उसमें से एटीपी का जनरेशन करना है तो एसिटाइल को ए टीसीए साइकिल में एंटर करेगा। ठीक है, जो हमने कार्बोहाइड्रेट कैटाबॉलिज्म में डिस्कस किया था टीसीए साइकिल के बारे में। ठीक है। सो एसिटाइल को ए विल एंटर इनटू द टीसीए साइकिल एंड इट विल लीड्स टू द कंप्लीट ब्रेकडाउन इनटू द CO2 प्लस NADH का फॉर्मेशन होगा, FADH2 का फॉर्मेशन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सभी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा एसिटाइल को ए में से। और इट कैन बी यूज्ड इन दी बायोसिंथेसिस। ओके, अगर फैटी एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो एसिटाइल को ए है वो बायोसिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स के सिंथेसिस के लिए एसिटाइल को ए पार्टिसिपेट कर सकता है। So the one turn of the cycle produces acetyl CoA, NADH and FADH2। ओके, साइकिल एक बार चलती है तो क्या क्या फॉर्म होता है? एसिटाइल CoA का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, एक NADH का फॉर्मेशन होता है एंड एक FADH2 का फॉर्मेशन होगा। NADH and FADH2 can be oxidized by the electron transport chain to provide the more ATP। ओके, अगेन NADH FADH2 का क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे। ठीक है, NADH FADH2 एंड उसके बाद वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP का जनरेशन होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करने ही वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है, किस प्रकार NADH में से ATP का जनरेशन होगा, किस प्रकार FADH2 में से ATP का जनरेशन होता है, वो सब हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो बेसिकली NADH FADH2 है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू उसमें से ATP का जनरेशन होगा। फैटी एसाइल CoA इज शॉर्टन बाय द 2 कार्बन्स। ओके, यहाँ पर एसिटाइल CoA का फॉर्मेशन हो गया एंड एक और मॉलिक्यूल फॉर्म होगा दैट इज द फैटी एसाइल CoA। ठीक है, शॉर्टन्ड बाय द 2 कार्बन्स। सो इट इज रेडी फॉर द अनदर टर्न ऑफ द साइकिल।
ओके, एसिटाइल कोए बीच में फॉर्म हुआ, NADH फॉर्म हुआ, FADH2 का फॉर्मेशन हुआ, वापस से फैटी एसाइल कोए फॉर्म हो गया विथ 2 कार्बन लेस. सो इट इज़ नाउ रेडी फॉर द अनदर टर्न ऑफ द साइकिल. अगेन पूरी की पूरी साइकिल चलेगी. एसिटाइल कोए फॉर्म होगा, NADH फॉर्म होगा, FADH2 का फॉर्मेशन होगा एंड वापस फैटी एसाइल कोए का फॉर्मेशन होगा विथ अगेन 2 कार्बन लेस. ओके, so fatty acids are rich source of the energy for the microbial growth. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए ये एक एनर्जी का रिच सोर्स है, उसके रूप में वर्क करता है. इन सिमिलर फैशन द सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो वेल ऑन द पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स अंडर द टॉक्सिक कंडीशन. ओके, टॉक्सिक कंडीशंस में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन के ऊपर ग्रो कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सेम मैकेनिज्म. ओके, फैटी एसिड को एज अ एनर्जी सोर्स वो यूज़ करते हैं एंड कहीं पर भी यहाँ पर टॉक्सिक कंडीशन है फिर भी वहाँ पर ग्रो हो सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ द अबाउट द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. पूरा का पूरा पाथवे समझ में आ गया. कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं और कौन कौन सी प्रोडक्ट बनती है वो याद रखना ज़रूरी है. ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर याद ना रखें सबके तो चलेगा. कौन से कार्बन पर कहाँ पर चेंजेस होते हैं एक एक स्टेप में वो याद ना रखे तो भी चलेगा. ठीक है, बेसिकली क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुई है उसके नाम आपको याद होने चाहिए एंड कहाँ पर एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन हो रहा है, कहाँ पर NADH का फॉर्मेशन हो रहा है एंड कहाँ पर FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है वो खास याद रखना. ठीक है, इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द palmitic acid. Okay, so thank you so much students for watching this video, and if you have any doubt then please ask in the comment box. Thank you.